options after BTech? Career options after BTech. I have classified career options after BTech into 3 categories. The first one is job, जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं. सेकेंड इज हायर एजुकेशन, जिसमें कुछ स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मुझे IIT से स्टडी करना है या मुझे फॉरेन से स्टडी करना है, और कुछ स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि मुझे बिजनेसमैन बनना है. द थर्ड ऑप्शन इज एंटरप्रेन्योरशिप. I have classified jobs in India further into 3 categories. What are these 3 categories? Government jobs, PSUs, public sector undertakings, and private jobs, और जिसको आप कहते हैं MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज. अगर इन तीनों में हम डिफरेंस देखें गवर्नमेंट, PSUs और प्राइवेट जॉब्स में, तो इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स 100% शेयर इज ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब वो फुल्ली गवर्नमेंट है. ये PSUs क्या है? ये पार्शियल गवर्नमेंट है. इसमें क्या है? 51% शेयर इज ऑफ द गवर्नमेंट और रेस्ट इज ऑफ पब्लिक. वो आप भी हो सकते हैं उसमें. एंड इन केस ऑफ MNCs और प्राइवेट कंपनीज, द 0% शेयर इज ऑफ द गवर्नमेंट. अब ये इंडिया में कौन कौन सी जॉब्स गवर्नमेंट की कैटेगरी में आती है? जितनी इंडिया की फोर्सेस हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, या अगर आप देखेंगे इनके अलावा जितने भी इंडिया के रिसर्च सेंटर्स हैं, लाइक बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं वो सब किस में आते हैं? गवर्नमेंट जॉब्स में. जैसे आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज में जो आप देखते हैं, जिससे IAS, IPS, IRS एटसेट्रा, ये डिपार्टमेंट होते हैं. और यूपीएससी के थ्रू एक दूसरा एग्जामिनेशन होता है जो स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के लिए होता है, और इंजीनियर्स में भी 4 मदर ब्रांचेस में होता है. वो 4 मदर ब्रांचेस कौन कौन सी है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ये जो एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन नॉन एज IES, ये एग्जामिनेशन खाली इंजीनियर्स के लिए है. एंड दिस IES इज इक्विवेलेंट टू IAS. अगर आप सिविल सर्विसेज में इन 3 डिपार्टमेंट के बाद बात करते हैं, तो जो 4th डिपार्टमेंट आता है दैट इज रेलवे सर्विसेज, और रेलवे डायरेक्ट IES से भी होता है. तो अगर आप देखेंगे तो एक ये पाथवे भी है सिविल सर्वेंट बनने का. यहां पे जो इसका सैलरी स्ट्रक्चर होता है वही सेम सैलरी स्ट्रक्चर इसका होता है. इस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में CS, IT, बायोटेक, केमिकल के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है. आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स की जो वैकेंसीज हैं वो सबसे ज्यादा यूपीएससी में पूछी जाती हैं जो IAS एग्जामिनेशन होता है, जबकि उसमें कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसीज कम होती है. ये तो हुआ गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग. नेक्स्ट इज PSUs, जिसमें आप देखते हैं PSUs में कौन कौन से PSUs हैं? जितने इंडिया के ऑयल सेक्टर्स हैं, HPCL, BPCL, IOCL, और जैसे देखेंगे आपने सुना होगा ONGC, BHEL, NTPC, HAL,
गेल, सेल एटसेट्रा, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मतलब इसमें जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो किसके अंडर में आते हैं? पीएसयूज के अंडर में आते हैं। अगर आप इन सब में पैकेजेस की बात करेंगे, गवर्नमेंट जॉब्स और पीएसयूज में, जैसे जो आपके पेरेंट्स का ड्रीम था आपको इंजीनियर बनाने के पीछे, कि हमारे बच्चा जब बीटेक कंप्लीट करेगा तो उसके पास एक गाड़ी होगी, बंगला होगा और उसके पास 50-60 हजार रुपए की सैलरी होगी स्टार्टिंग में। इवन कुछ पेरेंट्स का ड्रीम होता है 1 लाख सैलरी भी होगी। तो ये गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आपका सिलेक्शन होता है या पीएसयू में किसी में सिलेक्शन होता है, तो आप अगर देखेंगे तो आपका पैकेज 8 लाख से लेके, पैकेज जो होगा वो 8 लाख से लेके अप टू 16 लाख तक का पैकेजेस एट प्रेजेंट पीएसयू ऑफर कर रहे हैं। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिलेक्शन 8 लाख वाले पीएसयू में हो जाता है, 8 लाख वाले पीएसयू में आपको इन हैंड सैलरी आप खुद कैलकुलेट कर लो कि आपको कितनी मिलेगी। 12/72 मतलब मिनिमम 60,000 सैलरी आपको मिलेगी। अभी जैसे कोल इंडिया की वैकेंसीज आई हुई है, उसमें मैकेनिकल की काफी वैकेंसीज हैं। ये हुआ। इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें अभी हम एप्टीट्यूड की यूटिलिटी भी देखेंगे, पहले हम समझ लें कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। नेक्स्ट इज प्राइवेट और एमएनसीज। एमएनसीज में अगर आप देखेंगे, एमएनसीज जो कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में विजिट करती हैं, यूजुअली वो आईटी कंपनी होती है, और इसीलिए आपने आईटी कंपनीज का नाम सुना होगा, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, और ऐसे ही जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, मारुति, ये कैंपस प्लेसमेंट के लिए नहीं आती हैं कहीं पे एक्सेप्ट आईआईटीज, मारुति, हुंडई, टोयोटा एटसेट्रा, एंड देयर आर मेनी मोर। मैकेनिकल इंजीनियर्स की हर फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है। अगर इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल का भी है तो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप देखेंगे ये एमएनसीज हैं, और यूजुअली अगर आप देखेंगे ये जो कंपनीज विजिट करती हैं कैंपस में, इनका पैकेज होता है नियर अबाउट 3.5 लाख पर एनम, दैट इज सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। अगर इन हैंड सैलरी इन प्राइवेट कंपनीज की अगर आप देखेंगे, कोई सीनियर्स आपके जॉब कर रहे होंगे, उनको इन हैंड सैलरी जो मिलती है दैट इज अराउंड 16 to 17,000, 16 से 17,000 रुपए हाथ में मिलते हैं। अगर आपको ये पोस्टिंग बेंगलोर में दे देते हैं तो 16-17,000 का आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि वो कहां खत्म होगी। फैमिली को तो पैसे देने की बाद में बात है। तो अगर आप देखें ओवरऑल, अगर इनका पैकेजेस है गवर्नमेंट और पीएसयूज का, द पैकेजेस आर वेरी हायर। एक मीन्स कंसेप्शन है, हाँ प्राइवेट में जो प्रमोशंस हैं वो वर्क डिपेंडेंट होते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि 5 साल बाद आप प्राइवेट कंपनी में आपको 5 लाख रुपए महीना मिलना शुरू हो जाए, लेकिन वो केसेस रेयर है। लेकिन अगर आप देखेंगे इन पीएसयूज में यहाँ पे जो प्रमोशन होते हैं वो टाइमली प्रमोशन होते हैं, वो वर्क डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनके कल्चर में कोई टाइमिंग नहीं होती है प्राइवेट कंपनी में, इनमें एक स्पेसिफिक टाइमिंग है। आप अपनी सोशल लाइफ भी इजीली जी सकते हैं। अब जो ये मैंने जो इसका एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए कि ये जनरल एप्टीट्यूड की क्या यूटिलिटी है। अगर आप देखेंगे ये जो गवर्नमेंट जॉब्स है, इवन एयरफोर्स अगर कंडक्ट करती है तो एयरफोर्स का भी अपना एप्टीट्यूड, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, दैट इज नोन एज एफकेट। ऐसे सेम जितने भी ये पीएसयूज सॉरी गवर्नमेंट जॉब्स आपने देखी, इवन सिविल सर्विसेज में भी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। द नेम ऑफ दैट टेस्ट इज सीसेट, आप लोगों ने सुना होगा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी जनरल एप्टीट्यूड आता है। ये तो हुआ गवर्नमेंट। अगर हम पीएसयूज की बात करें, दीज डेज मोस्ट ऑफ द पीएसयूज हायरिंग थ्रू गेट एग्जामिनेशन, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ये सब गेट के थ्रू हायरिंग कर रहे हैं। मतलब अगर आपका गेट में अच्छा स्कोर आ जाता है, एक अच्छी रैंक आ जाती है, तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आएगा इनसे। इवन समटाइम्स बार्क, डीआरडीओ और इसरो ये भी गेट स्कोर के बेसिस पे डायरेक्ट आपको कॉल करते हैं। आपको मैं एक न्यूज बताता हूं, आप गूगल सर्च कर लेना अगर आपके पास अभी स्मार्टफोन है या बाद में क्लास के। अगर आप देखेंगे 7 जनवरी 2017 में एआईसीटी ने एक प्रपोजल पास किया है। उस प्रपोजल में उसने क्या कहा है, 7 जनवरी 2017 में
एक उसने बात करी है कि एम्प्लॉय टू क्लॉजेज आर देयर कि गेट एग्जामिनेशन माइट बी मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अभी भी आप देखेंगे 70 to 80% जो रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट में इंजीनियर्स का हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? गेट के थ्रू। एआईसीटी ने एक तो ये क्लोज दिया है कि जितना भी पीएसयू या गवर्नमेंट का इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट होगा वो गेट एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। आप गूगल सर्च कर लेना। दूसरा उसने प्रपोजल जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी को दिया है कि गेट एग्जामिनेशन माइट बी मैंडेटरी फॉर ईच इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। उसका मीनिंग क्या है कि आपको डिग्री तभी अवार्ड होगी कि जब आप इस एग्जिट टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। तो देयर आर टू क्लोजेस। अब ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के कि वो किन क्लोजेस को फाइनल करती है। अगर उसने पहले वाले क्लोजेस को तो वो 100% फाइनल करेगी क्योंकि इट इज रिलेटेड टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट। तो आप ये तो मान के चलें अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब करने का है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको गेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और अगर हम गेट की भी बात करें तो गेट हम यहां हायर एजुकेशन में स्टडी करेंगे लेकिन इन पीएसयू के लिए भी गेट मैंडेटरी है। और अगर आप गेट देखेंगे तो गेट में 85 मार्क्स का तो टेक्निकल आता है प्लस 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है। और गेट की जो कट ऑफ्स होती हैं अगर आप देखेंगे कि गेट क्वालिफाई करने की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए यूजुअली 25 रहती है और ओबीसी के लिए अराउंड 22 रहती है और एससी एसटी के लिए नियर अबाउट 18 रहती है। वो पेपर अगर इजी आ जाता है तो ब्रांच वाइज कभी वेरी कर जाता है बट दिस इज जनरल फिनोमिना। 25 फॉर जनरल, 22 फॉर ओबीसी एंड 18 फॉर एससी एसटी। अगर 15 नंबर आपके जनरल एप्टीट्यूड में आ जाते हैं तो अब आप देख लो कि गेट को क्वालिफाई करना तो इजी है बट जो मेन कंपटीशन है वो अच्छी रैंक लाने में। अगर आप देखेंगे रिसेंट वैकेंसीज का मैं बताता हूं 120 वैकेंसी अभी एनटीपीसी में आई हुई है टोटल। कॉल इंडिया में 1319 वैकेंसी आई हुई है पीएसयू में। बीएसएनएल ने जेटीओ जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। इन सभी में सैलरी मतलब 50 to 60,000 पर मंथ के हिसाब से है। और आप देखेंगे बीएसएनएल ने जो वैकेंसी निकाली है वो 2510 वैकेंसी निकाली है। तो ऐसे ही बाकी पीएसयूज भी हैं, पीजीसीआईएल और एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सब हायरिंग कर रहे हैं। तो अगर हम जनरल एप्टीट्यूड को फोकस कर लें तो हमें गेट क्वालिफाई करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। अब आता है थर्ड एमएनसीज। जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं अब उनके पास क्या है कि एक उनको जो रिक्वायरमेंट है वो सर्च करते हैं कि आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है तो ये फैक्ट है यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन लर्न एनीथिंग। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितनी भी कंपनीज आती हैं सबसे पहले वो एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती हैं जो बच्चे स्टूडेंट को फिल्टर करने के लिए कि हाँ एक इस लेवल आ गया कि जिनकी स्टूडेंट की मेंटल लेवल ठीक है, अब वो उनको सेकेंड लेवल के लिए लेके जाते हैं। फिर वो आपका टेक्निकल राउंड लेते हैं और फाइनली जब आपका टेक्निकल राउंड हो जाता है तो फिर आपका वो एचआर राउंड लेते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो ये जितनी भी कंपनीज है ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करती है। उसमें बेसिक इंग्लिश भी होती है जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, कॉम्प्रिहेंशन उस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। अब ये पार्ट तो हुआ जॉब्स का। तो आपने देख लिया कि जो जनरल एप्टीट्यूड है इट प्लेज मेजर रोल इन ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स। इवन जॉब्स में अगर आप देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं लेकिन उन्हें बैंक की नौकरी पसंद होती है, वो पीओ बनना चाहते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना चाहते हैं या एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप है, एसएससी, बैंक। अगर आप देखेंगे उन सब में भी सैलरीज आर गुड। सैलरी का अगर आप देखेंगे इवन जो जूनियर इंजीनियर की सैलरी है 35-40 हजार रुपए तो जूनियर इंजीनियर के सिलेक्शन भी मिलता है और उसमें भी टाइमली प्रमोशंस होते हैं। तो एप्टीट्यूड मेजर रोल प्ले करता है इन इंडिया एट प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पीएसयूज और प्राइवेट जॉब्स। नेक्स्ट वन इज हायर एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं इसको मैंने फर्दर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। इसका क्लासिफिकेशन अगर आप देखेंगे हायर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन में एक तो आप एमटेक और एमई और पीएचडी के लिए जा सकते हैं।
हेलो, आई थिंक आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो ये अभी हमने देखा, आप लोगों को आवाज तो प्रॉपर्ली आ रही है आई होप, क्योंकि चीजों को समझना बहुत जरूरी है और इसी के बेसिस पे हमें अपना डिसीजन लेना है कि हमें गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, पीएसयूज में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, या हमें हायर एजुकेशन के लिए जाना है। अभी हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। अगर हम हायर एजुकेशन को देखें तो आपके पास ऑप्शंस हैं एमटेक, एमई, पीएचडी। आप बीटेक के बाद पीएचडी भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड को छोड़ के आप मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट फील्ड में यू कैन डू एमबीए, पीजीडीएम, ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है आप हायर एजुकेशन के लिए आप एब्रॉड जा सकते हैं। एब्रॉड में आप एमएस प्रोग्राम कर सकते हैं, या ये जो कोर्सेज यहां पे हैं वो सारे कोर्सेज आप एब्रॉड में कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया में, अगर आप एमटेक करते हैं और आपने गेट के बेसिस पे एमटेक में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, अगर आपने गेट के बेसिस पे एमटेक, एमई या पीएचडी में एडमिशन लिया है तो आपको 12,500 रुपए महीना मिलेगा एज ए स्टाइपेंड, अगर आप आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं और आपका एडमिशन किसके थ्रू हुआ है? गेट के थ्रू हुआ है, तो आपको 12,500 रुपए महीना गवर्नमेंट पे करेगी। और ये अमाउंट किसी प्राइवेट कंपनी की सैलरी से कहीं ज्यादा है। और आपका वो ड्रीम जो हायर एजुकेशन का है कि मुझे आईआईटी से स्टडी करना है, एनआईटी से स्टडी करना है, ट्रिपल आईटी से स्टडी करना है, वो भी आपका ड्रीम सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है एमबीए। एमबीए या पीजीडीएम आप करना चाहते हैं, इसको आपका जैसे कोई भी बच्चा अगर मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाना चाहता है तो उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, कैट, मैट। और अगर वो सिम्बायोसिस से करना चाहता है तो सिम्बायोसिस अपना पर्सनल टेस्ट कंडक्ट करता है और द नेम ऑफ दैट टेस्ट इज स्नैप, सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस सिम्बायोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, इन सब का भी अगर आप सिलेबस देखेंगे, जो मैंने आप ये गेट की बात करी, गेट में 85 मार्क्स का तो टेक्निकल होता है प्लस 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड होता है। और इसमें जो कैट और मैट या स्नैप का एग्जाम होता है, इसमें तो टोटली एप्टीट्यूड और इंग्लिश होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन आपने अभी एक बात कभी नहीं सुनी होगी कि गेट के बेसिस से भी आप एमबीए और पीजीडीएम कर सकते हैं। ये चीज आपके लिए हो सकता है आज नहीं हो सकता है कुछ स्टूडेंट जानते भी हो बिकॉज ऑफ जनरल अवेयरनेस। गेट के बेसिस पे भी, इस गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी आप एमबीए कर सकते हैं। और वो इंस्टीट्यूट, इंडिया के 2 प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आपको एमबीए कराते हैं। एंड दोज इंस्टीट्यूट्स आर नीति मुंबई एंड आईआईएससी बेंगलोर। ये 2 इंस्टीट्यूट हैं जो गेट के बेसिस पे इंजीनियर्स को एमबीए कराते हैं एंड देयर पैकेजेस आर वेरी हायर। इसमें गेट स्कोर कार्ड प्लस जीडी प्लस इंटरव्यू, उसके बेसिस पे आपका एमबीए में सिलेक्शन होता है। एंड थर्ड वन इज एब्रॉड। जैसे कुछ स्टूडेंट का ड्रीम होता है मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मुझे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी करना है एंड सो ऑन। इस ड्रीम को भी आप सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस ड्रीम को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको इनमें से कोई एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जीआरई, जीमेट और टॉफेल। जितना अच्छा इनमें आपका स्कोर होगा, उसी स्कोर के बेसिस पे जो अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो यूरोप की हैं या यूएसए की हैं, वो आपको स्कॉलरशिप देती है जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा। लेकिन आपको एक बात यहां पे भी नहीं पता होगी कि जो वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनका फीस स्ट्रक्चर वही है जो इंडिया की प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर है। हार्डली 1 लाख पर एनएम में आप एमएस प्रोग्राम कर सकते हैं वहां पे। जैसे आप अगर यहाँ पे भी एमटेक कहीं से ज्वाइन करते हैं, नियर अबाउट 1 लाख का एक्सपेंडिचर आएगा। बस ये कि अगर आप गेट के थ्रू जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी।
12,500 रुपया, जो अभी 7th पे कमीशन में अपग्रेड हुआ है। तो ये आपके पास हायर एजुकेशन के ऑप्शन है। और अगर आप ये GRE, GMAT और टॉफिल की बात करेंगे, टॉफिल तो एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, बाकी इन दोनों में भी देखेंगे तो भी वहां पे आपको एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि चाहे वो जॉब है, चाहे वो हायर एजुकेशन है, एप्टीट्यूड एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। एप्टीट्यूड इज द की ऑफ सक्सेस टू ऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। अब ये एप्टीट्यूड है क्या, इसको अभी बाद में स्टडी करेंगे, पहले इस एंटरप्रेन्योरशिप को देख लें। जो थर्ड मैंने करियर ऑप्शन आपके लिए बताया है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं, आप कंपनी के ओनर भी बन सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। मतलब आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि फ्लिपकार्ट एक स्टार्टअप था, आज वो $1 बिलियन कंपनी बन गई, और वो बंसल ब्रदर्स ने स्टार्ट करी थी। तो कैसे ये कॉन्सेप्ट लॉन्च होते हैं, तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को। अब एक स्टूडेंट है, उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि भाई मेरे पास आइडिया है सर, लेकिन मैं इस आइडिया को कैसे इंप्लीमेंट करूं। ऐसा नहीं है कि एक आइडिया एट ए टाइम एक ही आदमी के माइंड में आता है, वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है पता नहीं कितने लोगों के माइंड में आता है। अब होता क्या है कि जितने लोगों के माइंड में आता है, ये मैंडेटरी नहीं है कि वो सब उसको इंप्लीमेंट करें या एग्जीक्यूट करें। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ओवरऑल कितने % लोग बिजनेसमैन बनते हैं, कभी आपने सोचा है कि ये कुछ लोग ही क्यों बिजनेसमैन बनते हैं? भाई सब लोग बिजनेसमैन क्यों नहीं बन जाते? उसके लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीजें हैं, द फर्स्ट वन इज योर टारगेट ऑफ लाइफ, योर डेडिकेशन टू अचीव दैट टारगेट, योर डिटर्मिनेशन टू अचीव दैट टारगेट, एंड योर डिसिप्लिन टू अचीव दैट टारगेट। वो पंक्चुअलिटी, वो सिंसियरिटी जिसकी वजह से आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। अगर आपने अपने अंदर अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग बना लिया और आप इस D वाले फॉर्मूले पे वर्क करना शुरू कर गए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, 100% यू विल अचीव योर टारगेट। अगर आपने एक बार ये सेट कर लिया कि आपको IAS बनना है, तो 100% आप IAS बन जाएंगे। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप टॉपर स्टूडेंट हैं या आप IIT के स्टूडेंट हैं। आपको मैं एक बात बताता हूं, आप मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, जो IAS का एग्जाम होता है उसमें अगर आप देखेंगे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में IIT का स्टूडेंट टॉपर होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द टॉपर्स ऑफ IAS आर नॉन IITians। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप में माइक्रोसॉफ्ट हर साल इमेजिन कप ऑर्गेनाइज करती है, एंड उस इमेजिन कप की वेबसाइट है www.imaginecup.com। अगर हम इस imaginecup.com वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया से कैसे टैलेंट को सर्च करता है। अगर आपके पास में आइडिया है, आप अपनी एक टीम बनाओ, 3-4 फ्रेंड की एक टीम बनाओ, उस आइडिया का राइटअप करो और उसको सेंड कर दो। माइक्रोसॉफ्ट हर साल वर्ल्ड में एक बार इमेजिन कप ऑर्गेनाइज करता है। अगर आपका आइडिया वहां पे सिलेक्शन हो जाता है आइडिया का, तो आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रेजेंटेशन में अगर आप अपने आप को प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर पाते हैं, डिफेंड कर पाते हैं, कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर पाते हैं, फिर आपको 3 to 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा कि आप इसे इंप्लीमेंट करो इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें किसी भी ब्रांच का कोई बैरियर नहीं है, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो सकते हैं। और जो वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, आप imaginecup.com पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, हेल्थ, एनवायरमेंट एंड मोबाइल एप्स, आपका जो आइडिया है इन 3 चीजों पे होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन के बाद आपको फाइनल, फिर मतलब किसी भी कंट्री में आपको बुला सकते हैं वो, फिर आपका फाइनल राउंड होगा, और फाइनल राउंड में अगर आप विनर होते हैं, उस विनर को देयर आर वेरियस कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, नॉर्वे, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं जो उस आइडिया के बेस पे उस टीम को फंडिंग करती हैं। अब ये फंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, फंडिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई कंपनी शुरू करी तो 100% शेयर हो गया आपका। अब कोई आदमी, आपका आइडिया उसको बहुत बढ़िया लगा, उसने फॉर एग्जाम्पल आपके आइडिया पे 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपका क्या करेगा, 10 to 20% शेयर ले लेगा।
मतलब जैसे आपकी कंपनी अगर 100 रुपए कमाएगी तो 20 रुपए उसको जाएंगे और 80 रुपए आपके पास आएंगे। इस तरीके से आप फंडिंग जनरेट कर सकते हैं। एक हमारे माइंड में एक मिसकंसेप्शन होता है, जैसे हम क्या सोचते हैं कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, हम प्राइवेट कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी की थिंकिंग के लिए बैरियर नहीं होता। अगर आपने अपना टारगेट सेट किया है, इवन मेरे भी 2 कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट IAS हैं, सना अख्तर सिद्दीकी, उसकी ऑल इंडिया रैंक 90 आई थी इन 2014। पिछली बार हिमांशु त्रिपाठी, उसकी ऑल इंडिया रैंक 500 आई थी, वो भी IAS है। तो अल्टीमेटली ये मैटर ही नहीं करता कि आप कहां से स्टडी करते हैं, वो मैटर करता है कि आपने जो अपना टारगेट सेट किया है उसको अचीव करने के लिए आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप देखते हो जो विप्रो कंपनी के ऑनर है अजीम प्रेम जी, वो तेल बेचते थे। आप थोड़ा सा फोकस करो, वो आदमी तेल बेचता था। जैसे आप देखते हो कि एक दुकान होगी उसमें तेल बेचना शुरू कर दिया, और आज विप्रो कंपनी उसके वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर फील्ड में वो है। अगर आप डेली यूज के प्रोडक्ट देखेंगे उस प्रोडक्ट्स में वो है। तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, आप बाबा रामदेव को देख लो। बाबा रामदेव एक योग गुरु ही तो थे, और आज देखो उन्होंने कितना मल्टीनेशनल कंपनी बना डाली, सारे प्रोडक्ट्स उनके अवेलेबल है। तो आपको एक अपना टारगेट सेट करना है, अपने टारगेट को सेट करके उसको अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट करने हैं। 8 घंटे आप किसी से ये पूछो कि भाई आप कितनी स्टडी करते थे, कोई भी आपको एग्जैक्ट चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। मुझे ये पता है कि मैं इतने आवर्स किसी काम को करने से मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और मुझे लगता है कि मैं अपने टारगेट को अचीव करने की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मुझे उतने आवर्स काम करना चाहिए, चाहे आप भी हैं। ये कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप का। कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मुझे बिजनेस करना है फाइनल ईयर के बाद, तो मैं क्या करूं? तो उसमें मेरा एक सजेशन होता है, अगर आपका फैमिली का बैकग्राउंड बिजनेस से रिलेटेड है तो आप बीटेक के इमीडिएटली बाद या बीटेक के साथ भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस नहीं है तो आपको 4 से 5 साल नौकरी करनी चाहिए। जब आप नौकरी करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी बिजनेस रन करने के लिए, बहुत सारे आइडियाज आएंगे, तब आप अपना बिजनेस शुरू करें। एक तो ये ऑप्शन। दूसरा, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, हरियाणा की है, क्योंकि आप हरियाणा में स्टडी कर रहे हैं। हरियाणा गूगल सर्च करना वीरेंद्र कुमार स्टोरी। वीरेंद्र कुमार एक पुअर फैमिली का स्टूडेंट था, उसकी मदर और वो एक रूम में रहते थे, रेंटेड रूम में। उसका IIT में सिलेक्शन हो जाता है बीटेक करने के लिए, लेकिन उसके पास ना तो इतना एसेट होता है कि बैंक उसको लोन कर सके, ना उसके पास इतना पैसा होता है कि वो IIT की फीस पे कर सके। अब जब उसका एडमिशन नहीं होता है तो फिर वो क्या प्लान करता है, वो इग्नू में पार्ट टाइम बीटेक में एडमिशन ले लेता है। पार्ट टाइम बीटेक में एडमिशन लेने के बाद वो स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ा के अपनी फीस पे करता है, और साथ साथ वो स्टूडेंट एक एंटीवायरस डेवलप कर देता है। जब वो 3rd ईयर में होता है तो उसका जो एंटीवायरस है, फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि मैंने कुछ बना तो लिया, मैं इसे कहां प्रेजेंट करूं? तो आप देखेंगे जितनी भी MNCs, गवर्नमेंट, PSUs हैं, इन सबकी वेबसाइट पे जाओगे तो इन्होंने एक वेबसाइट पे एक बना हुआ होता है E&R डिपार्टमेंट या E&R सेक्शन या एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्शन। उसमें ईमेल आईडी होती है और कुछ वेबसाइट ने फॉर्म दे रखा है, आप वहां पे जाके फिल करके सेंड कर सकते हो। उसने भी कुछ ऐसे ही किया। वीरेंद्र कुमार को 3rd ईयर में माइक्रोसॉफ्ट ने 50 लाख का पैकेज ऑफर किया, उसने उस पैकेज को रिजेक्ट कर दिया। फिर उस स्टूडेंट ने उसमें और डेवलपमेंट्स किए। जब वो फाइनल ईयर में था, फाइनल ईयर में उस स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट ने मोर देन 1 करोड़ के पैकेज पे हायर किया। तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप कहां से स्टडी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे, इग्नू एक डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, एक डिस्टेंस एजुकेशन वाला प्रोग्राम भी ऐसा चमत्कार कर सकता है। फिर भी आप अल्फला यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, कंपैरेटिवली द रिसोर्सेज आर फार बेटर, एनवायरमेंट इज फार बेटर। अगर आप देखेंगे, द चांसलर ऑफ योर यूनिवर्सिटी is very much curious to place you all at the right position. ये जो एक्टिविटी यहां से शुरू हुई है इंजीनियर जोन से, ये भी उसी का पार्ट है कि हमारे स्टूडेंट को राइट गाइडेंस मिले, चाहे वो ऑनलाइन ही मिले, लेकिन बच्चों को सही गाइडेंस मिले, जिससे कि वो अपना पाथ सेट करें। और वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों की जॉब
जॉब्स के लिए कि मेरे 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो। इसीलिए ये एक्टिविटी फाइनल ईयर में ना स्टार्ट करके उन्होंने थर्ड ईयर में स्टार्ट कराई है, जिससे थर्ड ईयर से स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाए और जब फाइनल ईयर में अगर कोई कंपनी आए तो कम से कम वो रेडी हो। तो इसीलिए इसके लिए एक बड़ी अच्छी कोटेशन है अब्राहम लिंकन जी की। बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, मोस्ट कॉमन आंसर अगर आप देखेंगे अब्राहम लिंकन जी ने कहा अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 7 डेज मिलते हैं तो पहले 6 दिन मैं अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करूंगा एंड ऑन द लास्ट डे आई विल कट डाउन द ट्री। इन द सेम वे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट पूछते हैं सर व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द गेट प्रिपरेशन, तो मैं सजेस्ट करूंगा थर्ड ईयर इज द बेस्ट टाइम। रीजन क्या है? थर्ड ईयर में क्योंकि जो गेट का सिलेबस है या इंजीनियर्स के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है, चाहे वो डीआरडीओ, बार्क हो, आईईएस हो, उन सब में गेट का सिलेबस आता है और गेट का सिलेबस मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, थर्ड सेमेस्टर सिलेबस, फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस, फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस एंड सिक्स सेमेस्टर सिलेबस को मिला के आपका गेट का सिलेबस प्रिपेयर होता है। तो गेट सिलेबस प्लस 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कर दो तो वो आईईएस का सिलेबस बन जाता है। इवन जितना भी गेट का सिलेबस है वो सारा पीएसयू का सिलेबस है। तो इस सेशन में हमने जो चीजें यहां पे ऑब्जर्व करी वो हमने देखा कि जो जनरल एप्टीट्यूड है वो मेजर रोल प्ले करता है। और जनरल एप्टीट्यूड ये क्या है? जो आपने मैथमेटिक्स 6th, 7th और 8th क्लास में स्टडी करी है, उस मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। इसमें मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट और करना चाहूंगा, उसके बाद हम जनरल एप्टीट्यूड की क्लास शुरू कर देंगे। इसमें अगर आप देखेंगे हमारे माइंड में काफी चीजें, स्टूडेंट लाइफ में बहुत निगेटिविटी होती है। कुछ स्टूडेंट थोड़ी मतलब बात कर रहे हैं, प्लीज बात ना करो। कुछ स्टूडेंट के माइंड में जो निगेटिविटी रहती है वो वेरियस टाइप की है। जैसे एक स्टूडेंट के माइंड में कॉन्सेप्ट आता है यार मेरा फ्रेंड तो गाड़ी से यूनिवर्सिटी में आता है और मैं पैदल आता हूं, बहुत डेंजरस है। एक स्टूडेंट के माइंड में आता है यार उसके फादर तो इंजीनियर है, मेरे फादर फार्मर है। एक स्टूडेंट के माइंड में आता है यार उसके फादर तो गवर्नमेंट जॉब पे हैं और मेरे फादर तो मजदूरी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेली वेज की जॉब करते हैं। ये इस टाइप की निगेटिविटी का आपकी सक्सेस से कोई रिलेशन नहीं है। ये निगेटिविटी आपकी सक्सेस को डिले कर देंगी। मतलब अगर आप फाइनल ईयर के बाद आपको जॉब मिलनी होगी तो ये निगेटिविटी आपको पीछे खींचेगी। अब इन निगेटिविटी से हम कैसे बचें? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि इन निगेटिविटी से हम कैसे बचें। हमें उन लोगों को से अपने आप को कंपेयर करना होगा जिन लोगों ने, जो हमारी तरह प्रिविलेज्ड नहीं थे, जिनके पास हमारे जैसी फैसिलिटीज नहीं थी और उसके बाद भी वो वर्ल्ड में टॉप पोजीशन पे रहे। जैसे मैं कुछ लोगों के नाम आपको बताता हूं, जो प्राइमरी नेम है, जो यूजुअली मैं हर सेमिनार में बताता हूं। द प्राइमरी इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी जानते हो उनके फादर नाव बनाते थे। एक नाव बनाने वाले का बेटा, और वो उन्होंने डिप्लोमा किया था पहले, फिर इंजीनियरिंग करी थी। डिप्लोमा करने के लिए, मतलब जो अपनी एजुकेशन को लेने के लिए, उन्होंने न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन करते थे डोर बाय डोर। आई थिंक यू आर मोर प्रिविलेज देन दिस पर्सन। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन ली, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बने एंड ही इज द मिसाइल मैन। मतलब हर आदमी, मतलब जिस दिन वो एक्सपायर हुए थे इवन मैं भी रोया था। एक आदमी जो आपसे इतनी वर्स्ट सिचुएशन में है उसके बाद भी इतना कुछ अचीव कर सकता है, तो अगर हमें कंपेयर करना है तो इन लोगों से कंपेयर करना है। ही इज वन पर्सन। सेकेंड एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, जो आज ये स्मार्टफोन आप यूज करते हैं, द फाउंडर और ऑनर ऑफ एप्पल कंपनी। उस आदमी की अगर आप बायोग्राफी स्टडी करना जरूर, अगर आप देखेंगे तो उस आदमी ने बहुत स्ट्रगल किया है। जब वो पैदा हुए थे स्टीव जॉब्स, तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें ड्रॉप कर दिया था। जब उन्हें ड्रॉप, जो सिचुएशन इंडिया में गर्ल चाइल्ड के साथ होती है वो सिचुएशन उनके साथ होगी कि उनके पेरेंट ने उन्हें ड्रॉप कर दिया। जिन्होंने उन्हें अडॉप्ट किया
जिस फैमिली ने, उनके पास भी इतना पैसा नहीं होता था कि वो उनको 3 टाइम का खाना खिला सके, तो वो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद ये चीजें ढूंढते थे कि उन्हें कहीं खाने का अरेंजमेंट हो जाए। उस आदमी ने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं करी थी, लेकिन उसके माइंड में दुनिया को कुछ देने का था, एक विल पावर थी कि दुनिया में कुछ क्रिएटिव काम करना है। जब वो आदमी 35 साल का था तब उसको, सॉरी जब 25 साल के थे तब उसे ये पता चला कि उसको कैंसर है। कैंसर भी कब से है? जब वो 17 ईयर्स के थे, और जब वो आदमी एक्सपायर हुआ है उसकी एज 57 ईयर्स थी। आज की डेट में अगर किसी आदमी को ये पता चल जाए कि उसको कैंसर है, अगर उसको 7 साल जिंदा रहना होगा या 2 साल जिंदा रहना होगा तो 2 महीने में एक्सपायर हो जाएगा। तो उस आदमी ने कैंसर के होने के बावजूद, इतना स्ट्रगल करने के बावजूद दुनिया में इतनी बड़ी चीज देके चला गया। नोबडी कैन फॉरगेट हिम। दूसरा लेटेस्ट एग्जाम्पल जो अपने यहाँ क्रिकेटर है युवराज सिंह। युवराज सिंह भी कैंसर के बाद आए हैं एंड नाउ ही इज आल्सो प्लेइंग वेल। तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हमें ऐसे लोगों से कंपेयर करना होगा जो हमसे कम प्रिविलेज थे और उन्होंने बहुत बेटर किया दुनिया में। होते कम लोग हैं, लेकिन अगर आप अपना टारगेट सेट कर लोगे तो आप भी उसकी लाइन में खड़े हो जाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम एक टारगेट लेस लाइफ जीते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। चलो अब हम अपनी क्लास को एप्टीट्यूड क्लासेस की तरफ लेके चलते हैं। देखो इन क्लासेस में जो यहां पे कंडक्ट हो रही है, अगर किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी है तो आप कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो, मुझे विजिबल होगा, मैं आपको इमीडिएटली आंसर करूंगा। तो एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक नंबर सिस्टम से रिलेटेड बात बताता हूं। देखो एप्टीट्यूड से पहले आप सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, और डेसिमल नंबर सिस्टम में जो वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 अप टू 9, ये वैल्यूज होती है। आप देखते हैं कि 0 इज द लोएस्ट नंबर एंड 9 इज द हाईएस्ट नंबर। लेकिन जो काम ये 0 कर सकता है वो कोई दूसरा नंबर या दूसरा डिजिट नहीं कर सकता। तो मैं आपसे कहता हूं अभी इसको देखो ये कैसे रोल प्ले करता है। इस 0 को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप 0 को देखेंगे, इसका फर्स्ट केस, अगर हम 0 को किसी भी डिजिट के आगे लगा दें, से 2 के आगे लगा दिया 20 हो गया, 9 के आगे लगा दिया 90 हो गया। अगर हम किसी डिजिट के आगे 0 को प्लेस कर देते हैं तो ये उसकी वैल्यू को 10 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो अगर हमारे पेरेंट्स ने या आपके पेरेंट्स ने आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाया है, इसका मतलब ये मान लो इंजीनियर बनने के बाद आपकी वैल्यू 10 टाइम तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। स्टिल देयर आर अदर केसेस आल्सो। सेकंड केस, अगर हम 0 को किसी भी डिजिट से पहले रख दें तो ये 0 क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट, इसका कोई महत्व नहीं होता। ये क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 9 9 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 2 2 ही रहेगा। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको टारगेट से कोरिलेट करें, अगर जिन स्टूडेंट ने अपना एम सेट कर लिया कि मुझे जॉब करनी है, मुझे हायर एजुकेशन में जाना है या बिजनेसमैन बनना जाना है, तो जिसने सोच लिया उसकी वैल्यू तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो गई। जिसने नहीं सोचा है उसकी वैल्यू अभी उस 0 की तरह है जो किसी डिजिट से पहले है, इनसिग्निफिकेंट है। वो स्टूडेंट जो निगेटिविटी में जाते हैं, जो स्टूडेंट निगेटिविटी में जाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट टॉपर स्टूडेंट ही क्यों ना हो, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों ना हो, उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है
कि मल्टीप्लाई बाई 0 0। जो मैंने आपको अभी निगेटिविटी के एग्जाम्पल बताए थे, नंबर कोई भी है ये उसकी वैल्यू को क्या बना देता है, 0। एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो वो स्टूडेंट जो इंटेलिजेंट होते हैं, सारी चीजें उनके पास होती हैं, वो अननेसेसरी निगेटिविटी में जाके अपनी वैल्यू को 0 कर देते हैं। एंड फोर्थ केस वो केस होता है जो स्टूडेंट ना तो टॉपर होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन वो कभी नेगेटिविटी में नहीं जाते। निगेटिविटी में नहीं जाते हैं तो उनकी सिचुएशन ऐसी होती है जैसे आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो और ये नंबर भी सेम, ये 0 टू इंफिनिटी हो सकता है। आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इंफिनिटी। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो, लेकिन ये इंफिनिटी वैल्यू बनाने के लिए दोनों चीजें जरूरी है, क्योंकि ये चीजें कुछ ही लोगों को दुनिया में मिलती हैं। जैसे हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिया, स्टीव जॉब्स का नाम लिया, बराक ओबामा है उनका नाम लिया, बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स वाज आल्सो फ्रॉम लोअर मिडिल फैमिली। तो आपको हार्डवर्क के साथ साथ कुछ चीजें टाइमली भी चेंज हो जाती हैं। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो चीजें अपने आप चेंज हो जाती हैं। आप अपनी वैल्यू को इनफाइनाइट भी बना सकते हैं। आप उन कैटेगरी में आपको रख सकते हैं जो ऑलरेडी बहुत टॉप पोजीशन पे थे। तो इसमें ये वैल्यू हुई इनफाइनाइट। तो इसमें बिल गेट्स जी की एक बहुत अच्छी कोटेशन है। बिल गेट्स जी की एक बहुत अच्छी कोटेशन है, इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर देन इट्स योर्स। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको करना क्या है, और उसके बेसिस पे ही आपकी लाइफ आगे वर्क करेगी। आपको कोशिश करनी है, ये जो केसेस हैं, ये जो सेकेंड और थर्ड केसेस हैं, आपको इनसे बचना है। यू हैव टू save yourself from second and third point. Either try to increase your value by 10 times or infinite. It's up to you. लेकिन आपको जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आपको कंपैरिजन करना है उन लोगों से कंपैरिजन करो जो आपसे कम प्रिविलेज थे एंड दे आर एट द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड दीज डेज। आई थिंक दिस मोटिवेशन एप्लीकेशन ऑफ एप्टीट्यूड क्या आपको क्लियर हो गया है। नाउ लेट अस स्टार्ट जनरल एप्टीट्यूड टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक